हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर अभी हम क्या कर रहे हैं, राइटिंग सेशंस कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह दिक्कत आ रही थी कि कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना होता है। तो वहीं पर हम दिसंबर 22 का पेपर सॉल्व करते जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन करके। और इससे आपको यह हेल्प मिलेगी कि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन किस तरीके का करना होता है, किस तरीके से लिखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये मानता हूं कि आप ये वीडियो देखने से पहले ऑलरेडी 2 वीडियो जो आए थे वो देख चुके हैं, और सेकंड वीडियो में जो होमवर्क दिया था उसे आपने खुद एक बारी अपनी नोटबुक में लिख कर देखा होगा। ठीक है, ओके सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ था, 3A, जो एग्जाम में आया था, 6 मार्क्स के लिए आया था, 6 मार्क्स के लिए आया था। तो यहां पर क्या पूछा गया है 3A में, क्या एक पार्टनर को एक्सपेल यानी निकाला जा सकता है, और अगर निकाला जा सकता है तो कैसे निकाला जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और क्या क्या फैक्टर्स अपने दिमाग में रखने होते हैं पार्टनर्स को निकालने, किसी भी पार्टनर को निकालने से पहले दूसरे पार्टनर क्या क्या चीजें ध्यान में रखे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर मिडल में लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3A। ठीक है, ओके सर। तो पहला क्वेश्चन क्या था, कैन अ पार्टनर बी एक्सपेल्ड। यस, यस, अ पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम फर्म, फ्रॉम फर्म, निकाला जा सकता है। इफ यस, तो कैसे, कैसे निकाला जा सकता है। फ्रॉम फर्म बाय फॉलोइंग दी provisions mentioned, by following the provisions mentioned in the Indian Partnership Act 1932। ठीक है, फॉलोइंग फैक्टर्स टू बी kept in mind, to be kept in mind while expelling, while expelling a partner from the firm, from the firm। सबसे पहला क्या होना चाहिए, सबसे पहला पावर ऑफ एक्सपल्शन, पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट एग्जिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट, in the contract between partners, in the contract between partners। Second, power has been exercised by majority
of the partners in firm third power has been exercised in good faith. Power has been exercised in good faith. फिर गुड फेथ का क्या टेस्ट होता है? द टेस्ट ऑफ गुड फेथ, द टेस्ट ऑफ गुड फेथ is to check following three conditions. पहला, expulsion must be in the interest of partnership. Expulsion must be in the interest of partnership. Partner to be expelled must be given a notice. Partner to be expelled नोटिस दे दिया, ये दे दिया, अपॉर्चुनिटी देनी रह गई. मस्ट बी एक्सपेल्ड, टू बी एक्सपेल्ड मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट ये हमें उसे देनी चाहिए. एडिशनली provision of public notice applicable to retired partner is नहीं, यहां पे is also applicable to expelled partner. तो यहां पर बस इतना लिख देंगे, काम हमारा खत्म हो जाएगा. ठीक है. आप चाहो तो एक एडिशनल एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि भैया मान लो ए जो है, ए बी जो है, सी गलत काम कर रहा था, पकड़ा गया, तो ए और बी ने उसे निकाल दिया और सारी कंडीशन फुलफिल थी. ठीक है. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. आई क्वेश्चन नंबर 3 भी. भाई इस क्वेश्चन को तो देखकर ही डर लग जाता है. क्यों डर लग जाता है सर इस क्वेश्चन को देखकर? क्योंकि ये देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और बड़ा क्वेश्चन हो सकता है आसान हो, लेकिन देखकर एग्जाम में बच्चे इससे डर जाते हैं कि कितना बड़ा क्वेश्चन है. लेकिन अगर इतना बड़ा केस स्टडी क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ट्राई क्या करते हैं कि हम फैक्ट्स को लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा प्रोविजंस और एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिखते हैं, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके और हम अपना पेपर जो है टाइमली कंप्लीट कर सके. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका लॉ का और बीसीआर का पेपर आते हुए भी कंप्लीट नहीं हो पाता है. वो अराउंड 70-75 मार्क्स का सॉल्व कर पाते हैं, और फिर कम मार्क्स आते हैं तो रोते हैं. क्यों? अरे भाई तुमने सॉल्व ही नहीं किया था पूरा.
कई बार बच्चा बीसीआर ही बहुत ज्यादा देर लिखता चला जाता है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता। तो ये बातों का हमें ध्यान रखना है। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ था इस क्वेश्चन में? मिस्टर वाई, जिनकी एज 21 साल है, लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, वो अनसाउंड माइंड का हो गया क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। जैसे ही उसके पेरेंट्स की डेथ हुई, वो इस सदमे को सह नहीं पाया। और ये देखो 21 साल का है, मेजर है, लेकिन क्योंकि अनसाउंड माइंड का है इसलिए इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद इसकी ग्रैंड मदर थी जो कि 85 ईयर थी, यानी बहुत ज्यादा बूढ़ी थी इसकी ग्रैंड मदर। ना तो वो चल सकती थी और इसीलिए वो किस पर डिपेंडेंट थी? ठीक है, नाउ डिपेंडेंट देखिए, एंड डिपेंडेंट अपॉन हिम, डिपेंडेंट अपॉन हिम, यानी वो मिस्टर वाई के ऊपर डिपेंडेंट थी। ओके, अब उनका एक पड़ोसी था मिस्टर एम, जिसने पिटी यानी दया खाके खाना और अलग अलग जरूरत का जो नेसेसरी थी वो दोनों को, यानी वो मिस्टर वाई को भी देता था और ग्रैंड मदर को भी देता था। ठीक है, मिस्टर वाई एंड हिज ग्रैंड मदर कहां रहते थे? वो उस घर में रहते थे जो कि मिस्टर वाई के पेरेंट्स ने बनाया था। मिस्टर वाई के पेरेंट्स ने बनाया था। मिस्टर एम ऑल्सो प्रोवाइडेड, मिस्टर एम ने खाना तो दिया ही दिया, साथ में ग्रैंड मदर को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, उसके लिए पैसा भी दिया। मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा भी दिया। नाउ मिस्टर वाई को उसने 4 सालों तक खाना खिलाया, 4 सालों तक खाना खिलाया। मिस्टर एम मिस्टर वाई के पास गया कि देखो 4 सालों का टोटल खर्चा जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया है वो 15 लाख रुपए का है, जिसमें कि 8 लाख रुपए खाने पीने और इन सब चीजों का है, और 7 लाख मैंने तुम्हारी ग्रैंड मदर के ऊपर डॉक्टर का जो खर्चा, जो मेडिकल ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा आया है वो किया है। तो 7 लाख रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्च हुआ और 8 लाख तुम्हें अदर 4 सालों में खाने वाने पे तुम्हारा खर्च हुआ है। मिस्टर वाई ने रिक्वेस्ट करी कि दैट उसके पास सिर्फ उसके पेरेंट्स की ज्वेलरी है जिसकी मैक्सिमम कीमत 4 लाख रुपए है। अगर तुम चाहो तो 15 लाख में से प्लीज ये 4 लाख रुपए कटवा लो। लेकिन मिस्टर एम ने मना कर दिया और मिस्टर वाई को थ्रेटन करा कि मैं लीगली तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा अगेंस्ट द रिकवरी, पैसा रिकवर करने के लिए। नाउ यू मतलब बच्चों तुम्हें यह डिसाइड करना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत ये 3 बातें तुमसे पूछी गई हैं जो अराउंड 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है। तो मान लो मोटा मोटा 2-2 मार्क्स के लिए तीनों बातें पूछी गई होंगी। बाइफर्केशन तो हमें नहीं पता, बट मोटा मोटा मैं ये मान रहा हूं 2-2 मार्क्स के लिए पूछा गया होगा। तो पहले तो ये देखो इसमें प्रोविजन कौन सा लगता है। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यह सीखा था कि इनकेपेबल पर्सन के साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, माइनर के साथ, अनसाउंड माइंड के साथ। लेकिन फिर हमने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट सीखा था कि अगर नेसेसरीज मिलती है तो सामने वाला पर्सन जो है इनकेपेबल पर्सन से तो पैसा नहीं ले सकता, बट हां उसकी प्रॉपर्टी से लीगली वो पैसा रिकवर कर सकता है, लीगली वो पैसा रिकवर कर सकता है। तो यहीं पर पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, विल मिस्टर सक्सीड इन फाइलिंग द केस टू रिकवर मनी? क्या वो पैसा रिकवर कर पाएंगे? द आंसर इज प्रॉपर्टी से वो रिकवर कर पाएंगे, प्रॉपर्टी से वो रिकवर कर पाएंगे, और इसी के रिलेटेड प्रोविजन बताने हैं। सेकंड, मैक्सिमम अमाउंट वो कितना रिकवर कर सकते हैं? भाई उन्होंने टोटल 15 लाख रुपए खर्चा था, तो 15 लाख रुपए और वाई की जितनी प्रॉपर्टी है 15 लाख रुपए मैक्सिमम अमाउंट है, बट उन्हें देखना पड़ेगा मैक्सिमम जितनी प्रॉपर्टी जो है सब्जेक्ट टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर वाई। और थर्ड, आपसे पूछा गया है क्या ऊपर के जो प्रोविजन आपने बताए हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के, जो ग्रैंड मदर को 7 लाख रुपए का ट्रीटमेंट खर्च हुआ है, क्या वो भी नेसेसरीज में काउंट होगा? और अगर होगा तो वो तो ग्रैंड मदर को दी है, इनकेपेबल पर्सन को नहीं दी है, तो क्या वो भी रिकवर कर सकते हैं? बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं, बिकॉज इनकेपेबल पर्सन को दो या ऐसे पर्सन को दो जिसको इनकेपेबल पर्सन लीगली बाउंड टू सपोर्ट था, उस केस में हो सकता है। तो आइए लिखने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी।
ला 6 मार्क्स के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे एज पर दी प्रोविजंस ऑफ दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 any contract entered with any contract entered with incapable person या incompetent person like minor, unsound mind, etc. like minor, etc. are void ab initio, void ab initio. उसके बाद लेकिन however if incapable person or any other person whom incapable person is legally bound to support. However, if incapable person or any other person whom incapable person is legally bound to support is provided with necessaries by the third person, then such third person is entitled to take reimbursement from the property of incapable person. Incapable person is not personally liable for the necessaries
is not personally liable for the necessaries, but his estate, or you can say property, is liable, is liable. ठीक है, ओके सर। उसके बाद चलते हैं एनालिसिस एंड कंक्लूजन। आप चाहो तो फैक्ट लिख सकते हो, बट क्वेश्चन में फैक्ट्स इतने बड़े हैं कि आपका जीवन निकल जाएगा लिखने में, है ना। एनालिसिस एंड कंक्लूजन, फर्स्ट पार्ट क्या है? विल मिस्टर एम सक्सीड इन फाइलिंग द सूट टू रिकवर मनी एंड रीजन, प्रोविजन कि भैया क्यों, प्रोविजन तो हमने पहले ही बता दिए। यस मिस्टर एम, यस मिस्टर एम will succeed in filing, will succeed in filing, in filing the suit, in filing the suit to recover the money because Mr. M has provided necessaries. Mr. M has provided necessaries to Mr. Y and his grandmother. ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी रिकवर्ड? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी रिकवर्ड? द मैक्सिमम अमाउंट that Mr. M can recover is rupees 15 lakhs, is rupees 15 lakhs rupees, 15 lakh rupees, is rupees 15 lakh rupees. That is the value of, that is the value of necessaries supplied however the actual amount cannot exceed the value of property held by Mr. Y, that is jewelry and parents house, क्या? ओके सर। लास्ट थर्ड, शॉल द प्रोविजन ऑफ द अबव एक्ट, मतलब जो आपने ऊपर बातें लिखी हैं, क्या उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी कवर होगा? यार ये ना एक्चुअली में आंसर सेकंड क्वेश्चन में ही कवर हो गया था, बट फिर भी उन्होंने इसे अलग से पूछा है। जब मैंने 15 लाख बोला और उसमें 7 लाख का मेडिकल ट्रीटमेंट ऑलरेडी कवर कर लिया, तो ये बात तो मैंने वहीं पर आपको बता दी थी ना, फिर अलग से पूछने की आपको जरूरत इसमें नहीं थी। बट अब उन्होंने पूछा है तो भैया क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बताना पड़ेगा, तो हमें बताना तो पड़ेगा। तो थर्ड, यस द प्रोविजन, द अबव प्रोविजन ऑल्सो अप्लाई टू
Yes, the above provisions, yes, the above provisions also apply to also apply to also medical treatment medical treatment given medical treatment given to grandmother because necessaries includes medical treatment because necessaries includes medical treatment and and grandmother and grandmother is dependent on Mr. Y is dependent on Mr. Y। यहां पर बेटा हमारा आंसर जो है खत्म होता है 6 मार्क्स का। हाँ, अगर आप फैक्ट्स लिखोगे तो आंसर आपका और बड़ा हो जाएगा, बट यही है, आपको टाइम देखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चा होमवर्क क्वेश्चन पर, जो आपको आज की इस वीडियो का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 ए, जो कि एग्जाम में आया था बेटा 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। ओके सर, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर इन कंटेक्स्ट टू रीसेल, यानी गुड्स को रीसेल करने के कंटेक्स्ट में आपको अनपेड सेलर का राइट बताना है, यानी राइट टू रीसेल द गुड्स के बारे में मोटा मोटा पूछा गया है, 6 मार्क्स के लिए पूछ लिया गया। ओके सर, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 बी। अगेन मेरे बच्चा ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। क्या पूछा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपलसरी। कंपलसरी नहीं है फर्म को रजिस्टर कराना, ना ही ये पेनल्टी लगाता है नॉन रजिस्ट्रेशन पे, लेकिन इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ऊपर की स्टेटमेंट पढ़ के आपको पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये बताना है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं होती है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या डिसएबिलिटीज उसे जानी पड़ती है इंडिया में, मतलब सफर करनी पड़ती है। एंड ये खत्म हो गया यहां पे। फिर एक और क्वेश्चन है, ऑल्सो कौन कौन से राइट्स हैं जिन पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है अगर फर्म को रजिस्टर नहीं कराया गया। तो अगर फर्म को रजिस्टर नहीं कराया गया तो कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों ही क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरी क्वेश्चन है मेरे बच्चा, दोनों ही केस स्टडी नहीं है। सेम क्वेश्चन 4A भी उन्होंने थ्योरी डाला है, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, और 4B भी उन्होंने थ्योरी डाला है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से। 6 मार्क्स के लिए उस हिसाब से आपको कंटेंट लिखना है, सोच कर लिखना है। ये तो डायरेक्टली किताबों में ही गिवन है, ये वाला तो आप मुझे लगता है पॉइंट वाइज में है तो आप इजीली कर लेंगे। इसमें मुझे लगता है आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मुझे लगता है आपका कंटेंट जो है वो कम पड़ सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के लिखना कि क्या क्या बातें रीसेल से रिलेटेड लिखी जा सकती हैं, क्या क्या बातें कब रीसेल हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, नोटिस देना पड़ता है, वो सब बातें, पेरिशेबल गुड्स, वो सब बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये सीरीज जो हम लेकर आए हैं ये आपको जेन्युइनली हेल्प कर रही होगी उन बच्चों को जिन्हें राइटिंग में लॉ की बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ये स्पेशली उन्हीं के लिए सीरीज यहां पर डाली जा रही है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत। हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ देख रहे हो कि गुरप्रीत सर लिख रहे हैं और हाँ हाँ अरे अच्छा लिखते हैं गुरप्रीत सर, ठीक लिख रहे हैं, ठीक लिख रहे हैं, ये वाला पॉइंट रह गया गुरप्रीत सर से, हाँ वहां ये भी तो लिख सकते थे, कोई फायदा नहीं होगा इस सीरीज का।
इस सीरीज का फायदा तभी है अगर आप भी हमारे साथ लिखेंगे। यानी अब जैसे होमवर्क दिया है तो आप क्या करो, पहले रीसेल ऑफ गुड्स मॉड्यूल से पढ़ो, उसे अच्छे से रीड करो, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करो। फिर जो आपको नॉन रजिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन दिया है उसको अच्छे से पढ़ो, फिर उसे ट्राई करो, और फिर जब लिखकर जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैच करो कि क्या मैंने वो पॉइंटर्स लिखे हैं जो गुरप्रीत सर लिख रहे हैं, क्या हमारा थॉट प्रोसेस सेम था, क्या हम जितने पॉइंट्स गुरप्रीत सर ने लिखे हैं उसके कितने परसेंट पॉइंट्स जो हैं मैंने लिखे हैं। और फिर कमेंट में मुझे बताओ कि यार इतने परसेंट सर मेरा आंसर आपसे मैच हो रहा है, इतने परसेंट मेरा आंसर आईसीआई से मैच हो रहा है। देन दिस सीरीज विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। अदरवाइज मैं तो कितनी भी प्रैक्टिस कर लूंगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूं बेटा, है ना। ठीक है, तो चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।